ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, बराबर। यस सर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम आगे वाला पार्ट देखेंगे, दैट इज बीट्स। अब बीट क्या होता है, कल मैंने जाते जाते समय आपको बताया था कि बीट का मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस में क्या सेम था, फ्रीक्वेंसी। ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी सेम थी अपनी, बराबर, और एम्पलीट्यूड डिफरेंट था। लेकिन बीट्स में क्या होगा, तो बीट्स में देखना, बीट्स में हमें क्या सेम मिलने वाला है। तो वी विल गेट द सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो फंडामेंटल डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में। जब ऐसे दो वेव्स जिसके पास सेम एम्पलीट्यूड है लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है और ये सुपर इम्पोज होते हैं, तो मेरी जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इंटेंसिटी पीरियडिकली वैरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन सुपर इम्पोज intensity varies periodically with time, और उसे कहा जाता है बीट्स। समझ में आ रहा है? सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ बीट। अब देखना, अगर मुझे कंप्लीट साइकिल मिलती है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को, तो उसे कहा जाता है वन बीट। कंप्लीट साइकिल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी is called as one beat. Next, number of beats heard per second, उसे कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, उसे कहा जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखना, हम यहाँ पे कुछ चीजें कंसीडर करते हैं। सपोज करना कि एक सोर्स है मेरे पास S1, जिसका इक्वेशन दिया गया है कुछ इक्वेशन, इस इक्वेशन से ए कॉस वन, सॉरी कॉस ओमेगा वन टी, और दूसरा सोर्स है जिसका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस ओमेगा टू टी। अगर ये सुपर इम्पोज होने वाले हैं तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, दैट इज ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस ए कॉस ओमेगा टू टी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी का आइडेंटिटी यूज करना है हमें। तो क्या होता है वो, कॉस ए प्लस कॉस बी, किस तरह से लिखते हैं इसे, तो ये होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो ये आइडेंटिटी हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज करनी है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले ए कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा कॉस ओमेगा वन टी प्लस कॉस ओमेगा टू टी। नाउ यूटिलाइजिंग द आइडेंटिटी, टू कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू इंटू कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाय टू। तो ये टी भी रहेगा यहाँ पे, टी कॉमन ले रहे हैं हम। तो देखना यहाँ पे मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ता है। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा बी, एंड
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इज इक्वल टू ओमेगा ए। अगर इस तरह से है तो इक्वेशन मुझे मिल जाएगा सोर्स का एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, मुझे मिल जाएगा कॉस बी टी इंटू कॉस ए टी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं, देखना। तो 2a कॉस ओमेगा ए टी से ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और आगे मिलेगा कॉस ओमेगा बी इंटू टी। तो दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, ये पूरा बन जाएगा कोसाइन फंक्शन, और इसका एम्पलीट्यूड बनेगा 2a कॉस ओमेगा ए टी। एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है? दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। ये आगे मेरा कोसाइन वेव होगा। समझ में आ रहा है? अब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? एम्पलीट्यूड मेरा मैक्सिमम कब होगा? तो कॉस ओमेगा ए टी की वैल्यू प्लस और माइनस 1 होनी चाहिए। कॉस ओमेगा ए इंटू टी की वैल्यू प्लस और माइनस 1 होनी चाहिए, तब जाके मुझे एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है? तो ये कोसाइन वेव में दो बार होता है कुछ इस तरह से। अगर मैं कोसाइन वेव ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से होता है। हमने किया था बराबर ना? Yes, sir. तो ये यहाँ पे प्लस और ये अपना माइनस एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पे अगर +1 आया तो कॉस ओमेगा ए टी मैक्सिमम होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द +2a, और ये होगा -2a, अगर मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट एंड विच इज इक्वल टू w बीट एंड विच इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा ए। वो मुझे मिल जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, या फिर एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये होगा मेरा ओमेगा बीट। सिंस ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है बराबर ना, Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2πf बीट इज इक्वल टू 2πf1 माइनस 2πf2। तो ये 2π कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एंड विच इज इक्वल टू f1 माइनस f2। ये मेरी हो जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मुझे टाइम पीरियड ऑफ बीट मिल जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ बीट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ बीट एंड विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये पिछला वाला लिख लिया, इसे लिख लो। Done, sir.
अगला लिखना। Done, sir. देखना, हम बीट कब सुनते हैं या फिर कब पॉसिबल होता है बीट सुनना, या फिर इसेंशियल कंडीशन ऑफ बीट क्या होती है। तो इसेंशियल कंडीशन ऑफ बीट ये है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 10, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ की बीट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/10। ऑलवेज रिमेंबर, तब जाके मुझे बीट सुनाई देता है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज़्यादा है इस 10 से तो मुझे बीट क्लियरली सुनाई नहीं देगा। या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर टाइम पीरियड 1/10 सेकंड से कम हो तो आई कैन नॉट हियर द बीट। ओके, समझ में आ रहा है? अगर Yes, नंबर sir. ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज मोर देन 10 देन आई कैन नॉट हियर द बीट। तो ये इसेंशियल कंडीशन होगी। देख लो इसे। Done, sir. हम एक क्वेश्चन देखते हैं, देखना है यहाँ पे। The string of a violin emits a note of 400 Hz at its correct tension. The string is beat taut and produces 5 beats per second with a tuning fork of frequency 400 Hz. Find the frequency of the note emitted by this dot. तो किस तरह से होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट निकालना है, तो हमें दिया है 5 बीट्स पर सेकेंड, तो दैट मीन्स F1 माइनस F2 दिया है मुझे 5, और उसमें से एक फ्रीक्वेंसी दी गई है मुझे 400 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट निकालना है, मतलब किसी भी एक सोर्स का मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है देखना। 5 बीट आ रहे हैं बराबर ना। अगर मैं यहाँ पे F2 को 400 हर्ट्ज ले लूँ तो मैं F1 निकाल सकता हूँ। F1 इज इक्वल टू 5 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 405 हर्ट्ज। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, कैन ऑब्टेन द F2। F2 इज इक्वल टू 400 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 395 हर्ट्ज। अब इन दोनों में से मुझे नोट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देखना मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 400 हर्ट्ज बराबर। दे हैव गिवन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एज 400 हर्ट्ज। तो जो भी बीट फ्रीक्वेंसी रहेगी इस कंडीशन में, इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी नहीं। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू 405 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो लिखना है इसे। Done, sir. नेक्स्ट, यहाँ पे देखना, दो आइडेंटिकल पियानो स्ट्रिंग्स है विच आर tuned exactly at 420 Hz frequency. The tension in one of the string is increased by 2%.
तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे टेंशन लेने की कोशिश करूँ तो T2 इज इक्वल टू 0.02 times of T1. Now, if they are struck, what is the beat frequency between the fundamental of the two string? और यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी गई है मुझे 65 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉमन है, हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेलोसिटी तो सपोज करना कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी v1 v2 कंसीडर कर रहा हूँ और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहा हूँ f1 f2। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का रेशियो मैं किस तरह से ले सकता हूँ? कैन आई राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू? ऐसा कुछ किया था क्या हमने? इसके पहले ऐसा कुछ इक्वेशन ऑब्टेन किया था क्या? नो सर, शायद। तो देखना, इसे सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ये म्यू वाला तो सीखा था ना हमने, याद है? म्यू क्या होता है? स्टैंडिंग वेव्स का किया था। यस सर। तो वहां पे एक इक्वेशन यूज किया था ना हमने, कहाँ पे किया था? वेलोसिटी ऑफ द टॉट स्ट्रिंग देखा था हमने, याद है? यस सर। तो वही वाला इक्वेशन है ये। क्या था वो इक्वेशन, बता सकते हो? स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग लिया था ना, v is equal to t divided by mu, where t is the tension and mu is the linear mass density। याद है क्या? यस सर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे कुछ उसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। v is equal to अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, लीनियर मास डेंसिटी है वो। ठीक है, तो उसी का यूज कर रहा हूँ मैं। ये वाला थोड़ा सा इक्वेशन याद रखना, नया वाला है आपको, ये मॉडिफाई होके आता है। इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। चलो ये वाला छोड़ो, ये वाला यूज करते हैं। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन, बराबर ना? तो v1 बाई v2 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ t1 बाई t2। चलेगा? यस सर। तो T2 कितना है? टेंशन इन वन ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 2%। तो यहाँ पे हमने गलत लिखा है, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 0.02 T1, क्योंकि ये 2% से बड़ा है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.02 टाइम्स ऑफ T1। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T1 1.02। समझ में आ रहा है? यस सर। एक मिनट, जस्ट आई विल क्रॉस चेक, गलत लिखा है क्या कुछ?
ठीक है, हमें ये इक्वेशन यूज करना है। ये कहाँ से आता है वो भी बता देता हूँ। ये वाला इक्वेशन जो आया था, अपने पास वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू बराबर। ये लिखना मत Yes, कुछ। sir. ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वेलोसिटी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सॉरी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहेगा, मेरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग है तो डबल लेंथ बन जाएगी मेरी यहाँ पे। तो ये v डिवाइडेड बाय 2l होगा, और v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो ये इक्वेशन अपना मॉडिफाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F1 by F2 is equal to under root of T1 by T2. Now I can put the values here. T1 divided by T1 1.02। तो ये T1 कैंसल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा F1 by F2 is equal to 100 divided by 102। अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मुझे मिल जाएगा ये F1 by F2 is equal to 1 divided by 1.01। तो मैं यहाँ से इसे उल्टा कर सकता हूँ। सो F2 by F1 is equal to 1.01। तो F2 is equal to 1.01 F1। ठीक है, F1 कितना दिया है लेकिन 420 हर्ट्ज बराबर ना। Yes, sir. अगर F1 मेरा 420 हर्ट्ज है तो मैं F2 निकाल सकता हूँ। F2 इज इक्वल टू 1.01 इंटू 420। तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड 424.2 बराबर ना। मुझे बीट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो बीट फ्रीक्वेंसी आई कैन ऑब्टेन बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 ले लो, क्योंकि F2 यहाँ पे बड़ा है। वो हो जाएगा 424.2 माइनस 420। तो आंसर मुझे मिल जाएगा 4.2 हर्ट्ज। So this is the beat frequency। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लो इसे। ये समझ में आया इक्वेशन कहाँ से आया? Yes, sir. Done, sir. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बीट्स। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स। पता है ना ये क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क पता है ना? ये कुछ इस शेप का होता है, मेटल का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये देखा है क्या प्रैक्टिकल में?
Yes, sir. तो ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे निकालनी है। सपोज करना कि एक दो मेरे पास ट्यूनिंग फोर्क है ए एंड बी। ओके, ए की फ्रीक्वेंसी है F1 और बी की फ्रीक्वेंसी है F2 जो कि अननोन है। अब मुझे बी की ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू साउंड देम टुगेदर। ओके, सो ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर। जैसे ही ये साथ में साउंड करेगा तो ये बीट प्रोड्यूस करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे बीट मुझे मिल जाता है कुछ इस तरह से। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, सपोज करना कि नंबर ऑफ बीट्स है बी। अब मैं प्लस और माइनस क्यों ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियसली, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इस कॉस ओमेगा ए टी की वैल्यू कितनी थी, प्लस और माइनस 1 थी, बराबर ना। Yes, sir. तो इसी का यूज हम आगे करेंगे। यहाँ पे डिफाइन करते समय मैंने लिखा नहीं था, लेकिन आगे प्रैक्टिकल यूज करते समय मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज, अगर दो ट्यूनिंग फोर्क हम साथ में साउंड कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नंबर ऑफ बीट्स मुझे सुनना होगा, मुझे एक फ्रीक्वेंसी पता है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस और माइनस नंबर ऑफ बीट्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ट्यूनिंग फोर्क की, जो अननोन है, उसे मेजर करने का तरीका होता है बाय यूजिंग द फर्स्ट लोडिंग मेथड। मैं यहाँ पे लोडिंग मेथड यूज कर सकता हूँ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क। अब लोडिंग का मतलब क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है इसे कहा जाता है प्रॉग। तो मैं इस प्रॉग को वैक्स लगाने वाला हूँ, अ लिटल वैक्स टू द प्रॉग इज अटैच्ड। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, वैक्स अटैच करने वाला हूँ, बराबर। ये करने के बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि नंबर ऑफ बीट्स कितने प्रोड्यूस की गई है। फाइंड आउट नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो यहाँ पे दो कंडीशंस मुझे याद रखनी है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है ऑन लोडिंग द प्रॉम्प्ट, ऑन लोडिंग prompt, if beat frequency decreases, अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है, अननोन फ्रीक्वेंसी मेरी नोन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। अननोन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन नोन फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई होगा, देयरफॉर आई कैन राइट डाउन F2 इज इक्वल टू F1 प्लस बी। F1 मेरा नोन है, बराबर ना। दूसरी कंडीशन ये है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, if beat frequency increases, that means unknown frequency is less than known frequency। ओके, समझ में आ रहा है। तो उस केस में मेरा F2 बन जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 माइनस बी। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो लिख लो इसे।
Done, sir. ठीक है, एक मेथड हुआ लोडिंग मेथड, दूसरा मेथड होता है मेरा फाइलिंग मेथड। अब फाइलिंग का मतलब क्या है, बता सकते हो फाइलिंग का मतलब? हम्म, फाइलिंग मेथड क्या होता है? Enclosing. और कुछ? हम्म, तो काम करना, फाइलिंग का एग्जैक्ट मतलब समझ लेना। तो सपोज करना कि हम फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग करने से यहाँ पे होता क्या है, जो अननोन फ्रीक्वेंसी है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंक्रीजेस मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बराबर ना? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंक्रीजेस तो ये सेकंड केस में आ रहा है ना। Yes, sir. तो देखना, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, मुझे बीट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बीट मेरे कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे सोचना पड़ेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। सो फाइलिंग करने की वजह से अननोन ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई नीड टू नोट डाउन बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। उसके बाद मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आगे न्यूमेरिकल में समझ में आएगा, देखना ये वाला न्यूमेरिकल है। तो इस क्वेश्चन में देखना है, ट्यूनिंग फोर्क है जो 3 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस और माइनस बी, जहाँ पे F2 मेरा अननोन होता है, बराबर। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस और माइनस बी, यहाँ पे F2 अननोन है और F1 नोन है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कितने बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस और माइनस 3। चलो आगे क्या हो रहा है, F1 कितना होगा यहाँ पे 364 हर्ट्स, बराबर ना? तो मुझे F2 के दो वैल्यूज मिलेंगे, दैट इज 361 हर्ट्स एंड 367 हर्ट्स, बराबर। अब इसमें से मुझे एक को चूज करना है, तो इसके लिए आगे वाला कंडीशन देखेंगे। व्हेन द फर्स्ट फोर्क इज लोडेड विद अ लिटिल वैक्स, देन द नंबर ऑफ बीट्स बिकम्स 2 पर सेकेंड। अब यहाँ पे बीट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? समझ रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला कंडीशन चेक करो ना, वैक्स किया है ना हमने, तो यहाँ पे देखना, इसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या, ये दो कंडीशन का? लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बराबर ना? Yes, sir. लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो इसमें से कौन सी वाली
फ्रीक्वेंसी अपनी सही आंसर रहेगा। दो फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास, इसमें से चूज करना पड़ेगा। 367. यस। तो आंसर कितना आएगा इसमें? 367। ये किस तरह से किया? जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तब F2 इज इक्वल टू F1 प्लस बी है, हम्म। तो अभी प्लस वाला आंसर 367 है। यस, प्लस वाला आंसर कितना है अपना? 67 है। समझ में आ रहा है? यस सर। बराबर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसी चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये लोडेड रहेगा या ये फाइल किया जाएगा। ओके, ठीक है। यस सर। तो चलो ये वाला करके देखना, बताना है कितना आता है। सोचना जरा इसके ऊपर। क्या हो रहा है इसमें? नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजिंग। हाँ, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पी कितना होगा फिर? तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज कितने बनेंगे? इट इज गोइंग टू बी द 254 हर्ट्स और 246 हर्ट्स, बराबर ना? यस सर। पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज कितने होंगे? 254 और 246 हर्ट्स, ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? बीट्स कम हो रहे हैं मतलब पी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? बीट्स कम हो रहे हैं मतलब पी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पे ऐसा दिया गया है। बीट्स कम 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 कब होते हैं? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बराबर ना? यस सर। तो अब देखना, अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, सपोज करना कि मैं पी का फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर रहा हूँ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पी की अज्यूम कर रहा हूँ 254 हर्ट्स। मैंने कुछ इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर ली है पी की। ठीक है। तब जैसे ही मैं फाइलिंग करता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? इससे बढ़नी चाहिए, बराबर? बराबर ना? यस सर। और अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, 254 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मेरा बीट्स जो होता है वो 4 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे बीट क्या होगा? 4 से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एक काम करना, फाइलिंग सपोज करना कि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ले रहा हूँ 256 हर्ट्स। इनिशियल कंडीशन क्या है? अगर मैं दोनों को ये कर रहा हूँ, ट्यून कर रहा हूँ, तो मुझे बीट्स कितनी मिलनी चाहिए? 4 हर्ट्स। मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू कितना आता है? तो 256 हर्ट्स माइनस 250, तो यहाँ पे मुझे कितने बीट्स मिलेंगे? 6 बीट्स, बराबर ना? यस सर। लेकिन ये कंडीशन को वायोलेट कर रहा है ना, क्योंकि ये यस। इनिशियली कितना दे रहा था? 4 बीट दे रहा था, तो मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 246 हर्ट्स।
अब हम कंडीशन क्रॉस चेक करते हैं। सपोज करना फ्रीक्वेंसी ऑफ पी बन रही है 246 हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू कितना बन रहा है अपना 250 हर्ट्स। तो अगर देखना, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पी बढ़ के 248 हर्ट्स हुआ है, बराबर। तो मेरे बीट्स क्या होंगे, कम होंगे ना। बीट्स क्या होंगे यहाँ पे 2। तो देखना ये कंडीशन मैच भी हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ यस रहा है सर। क्या? यस सर। कुछ डाउट इसमें? नो। तो इसके ऊपर कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। एयर कॉलम और ट्यूनिंग फोर्क दिया गया है, जिनको हमने साउंड किया है टुगेदर। तो लोअर नोट दे रहा है, ओके। टेम्परेचर चेंज दे रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर होगा। एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे पूछा क्या गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क पूछा गया, तो मैं जस्ट आई विल अज्यूम दैट लेट एफ बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्स, ट्यूनिंग फोर्क, ओके। तो एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? कितने बीट्स है मेरे पास? 4 बीट्स है, बराबर। तो ये कुछ इस तरह से होगा। नोट मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे f+4 ही ले सकता हूँ, ओके। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड आगे कितना दिया गया है? 3 बीट्स पर सेकेंड दिया गया है, बराबर ना। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी मेरी कुछ इस तरह से चेंज हो रही है, और जो भी फ्रीक्वेंसी है एयर कॉलम की, दैट फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम। तो मैंने एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का अगर रेशियो ले लूँ, f+4 डिवाइडेड बाई f+3 विच इज इक्वल टू टेम्परेचर। अब मुझे केल्विन में लेना पड़ेगा। तो 15 डिग्री ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, वो 288 हो जाएगा। और 10 डिग्री ऐड करने के बाद वो हो जाएगा 283। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एयर कॉलम की। सॉल्व करना, यू विल गेट द अराउंड 110 आंसर, ओके। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसे सॉल्व करना और देखना कितना आता है।
डन सर। आया आंसर? यस। ठीक है, ये होमवर्क के लिए देना। यू कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट। होमवर्क के लिए रहेगा ये। ले लिया? यस सर। ठीक है, sure. The next part is the standing waves or stationary waves. अब देखना, स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स किसे कहा जाता है। मैं यहाँ पे दो हार्मोनिक वेव्स कंसीडर कर रहा हूँ। टू हार्मोनिक वेव्स। अब इसके पास क्या सेम होगा? फ्रीक्वेंसी सेम होगी और एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना, इन दोनों का डायरेक्शन रिवर्स, उल्टा होना चाहिए। ओके। ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, traveling through a medium in opposite direction, in opposite direction, superimpose with each other, superimpose with each other, we get stationary waves. We get stationary wave। समझ में आ रहा है? ये हार्मोनिक वेव्स होंगे जिसका फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, और दो वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और वो सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तब मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? स्टेशनरी वेव। तो देखना, इंटरफेरेंस में हमने क्या किया था। इंटरफेरेंस में क्या सेम था? फ्रीक्वेंसी सेम थी, एम्पलीट्यूड अलग। बराबर? बराबर ना? यस सर। बीट्स में क्या सेम था? एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी अलग थी। और स्टैंडिंग वेव्स में क्या है? तो दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा है। यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन उल्टा है। तो सपोज करना कि एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सपोज दिस इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये दूसरा रहेगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी एंड दिस इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ये दोनों सुपर इम्पोज होते हैं तो मुझे यहाँ से इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा विच इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी एंड विच इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये वाला फॉर्मूला है अपने पास। तो मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो एक कॉमन होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन ए के एक्स माइनस ओमेगा टी और आगे के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा टू के एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डायरेक्टली साइन के एक्स इंटू कॉस ए माइनस ओमेगा टी। तो ये देखना, माइनस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा टी। लेकिन मैं कॉस को लिख सकता हूँ, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई कैन राइट डाउन। तो इसी का यूज करूंगा यहाँ पे। सो इट विल बिकम एज अ टू ए साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? लेकिन इस यस सर। के को क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट डाउन दिस के एज टू पाई बाय लैम्बडा। बराबर ना?
इंटू एक्स, और इस ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू टी। तो देखना ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिला है, दिस एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो भी हमने इसके पहले एक्सप्रेशन ऑब्टेन किए थे फॉर द ट्रैवलिंग वेव्स। तो ये ट्रैवलिंग वेव का एक्सप्रेशन है नहीं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग वेव, द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स प्लस और माइनस एफ टी ले लो या फिर वी टी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मैं यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस और माइनस बी टी। ओके, सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रैवलिंग वेव। तो ये इससे बहुत अलग है। सो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ इस तरह से वेव्स मिल रहे हैं तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, स्टैंडिंग वेव्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? स्टैंडिंग वेव्स। समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखना इस एक्सप्रेशन से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा रिजल्टेंट वेव का, दैट एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन एक्स। ओके, अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, तो ये वाला चीज मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्स। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 ले लूँ तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 0 आएगा, बराबर ना? समझ में आ रहा है? अगर x की यस वैल्यू सर। 0 ले लूँ तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ चीजें कंक्लूड कर सकता हूँ। द फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज 0 आर कॉल्ड नोड्स। The points at which amplitude is 0 called as node। जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 रहेगा वहाँ पे मैं उसे नोड कहूँगा। और दूसरी चीज होती है द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम कॉल्ड एंटी नोड। समझ में आ रहा है नोड और एंटी नोड के बीच में डिफरेंस? यस सर। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा वहाँ पे उसे कहा जाएगा एंटी नोड, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा उसे कहा जाएगा नोड। और कुछ चीज़ें हैं, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स, एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2। वो डिफरेंस कितना होता है? λ/2। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज होती है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड वो कितना होगा? वो होगा मेरा λ/4। अब ये किस तरह से देखना, अगर मैं एक सिंपल साइन वेव यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला नोड कहा जाता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला एंटी नोड कहा जाता है, बराबर ना? समझ रहे हो? तो ये कंसिडर करना कि साइन वेव है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, बराबर? सही लिख रहा हूँ क्या? यस सर। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है। तो मुझे बताना ये एक पूरा वेव है, तो इस वेव का वेवलेंथ कितना होगा? लैम्बडा होगा, ठीक है? और इसका पूरा टाइम पीरियड कितना होगा? टी होगा। अब मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स ये कितना है? देखना, ये है ना लैम्ब, ये डिस्टेंस रहेगा ना किसी भी दो नोड के बीच में, सक्सेसिव नोड के बीच में डिस्टेंस इतना रहेगा। या फिर सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में डिफरेंस ये रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका वेवलेंथ कितना बनेगा? अगर पूरा का वेवलेंथ मेरा लैम्बडा है तो ये तो आधा बन रहा है ना, तो आधे का वेवलेंथ कितना होगा? λ/2। समझ में आ रहा है?
यस सर। ओके। और दूसरी चीज यहाँ पे दी गई है सक्सेसिव नोड्स एंड सॉरी एडजेसेंट नोड्स एंड एंटीनोड। तो मुझे ये वाला और ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये इससे आधा हो जाएगा, λ/2 से आधा हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, λ/4। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। लिख लो इसे। डन सर। ठीक है, तो कुछ सिंपल चीजें हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे पोजीशन ऑफ नोड्स एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। द नेक्स्ट पार्ट इज पोजीशन ऑफ नोड्स, और दूसरी चीज रहेगी पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। तो देखना है यहाँ पे पोजीशन ऑफ नोड्स। पोजीशन ऑफ नोड्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0, बराबर ना। नोड मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। और एम्पलीट्यूड की टर्म क्या है अपने पास, दैट इज 2a sin kx। दिस इज द टर्म फॉर द एम्पलीट्यूड, 2a sin kx, एंड दैट हैज टू बी 0। तो यहाँ से समझ में आ रहा है sin kx इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ये kx 0 कब रहेगा, तो kx सॉरी sin kx 0 कब रहेगा, तो kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n पाई। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी अपनी, 0 1 2 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैं इस k को रिप्लेस कर सकता हूँ, आई कैन राइट राइट डाउन दिस k विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स विच इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू n लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, n लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। ओके। सिमिलरली पोजीशन फॉर द एंटी नोड, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे दो तरीके से मिल सकता है, +1 और -1, बराबर। तो दैट मीन्स अब देखना यहाँ पे ये 2a लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कंफ्यूज करेगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसे हटा ही देता हूँ। तो साइन के एक्स इज इक्वल टू 0, तो आगे मुझे मिलेगा साइन के एक्स इज इक्वल टू प्लस और -1। अगर साइन के एक्स प्लस और -1 है, तो ये कितना बनेगा, के एक्स कितना बनेगा, बता सकते हो? दैट इज π/2, 3π/2, बराबर ना। 90 डिग्री, 270 डिग्री, कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसे कुछ लिख सकते हैं क्या, देखना, 2n+1 इंटू π/2 लिख सकते हैं इस तरह से। n की वैल्यू 0 से अगर शुरू कर दें हम, तो देखना अगर n की वैल्यू 0 है तो पहला π/2, n की वैल्यू 1 है तो 3π/2, यस। तो हम कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अगेन k की वैल्यू होगी 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2n प्लस π/2। तो ये पाई पाई कैंसिल, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. लिख लो इसे। Done, sir. ठीक है, अब कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। नोड्स मतलब क्या होता है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो स्टैंडिंग वेव इज एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। ऑलवेज रिमेंबर, स्टैंडिंग वेव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, जब मैं नोड के बारे में बात करता हूँ तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मैं जब एंटी नोड के बारे में बात करता हूँ तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? Always remember, standing wave is an example of the interference, whereas node is a destructive interference, where and anti-node is a constructive interference. ठीक? In standing waves, nodes are permanently at rest. Nodes are permanently at rest. Always remember, standing wave में nodes मेरे permanently rest होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट होती नहीं है। नो एनर्जी ट्रांसमिटेड। और या फिर मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी एक रीजन में जितनी एनर्जी है वो एनर्जी मेरी कन्फाइंड होती है। बराबर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये दो चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे। और एक, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचूं तो मैं उसको भी लिख सकता हूँ। किस तरह से देखना, ये जो एनर्जी है ना, ये तो ट्रांसमिट होती नहीं, ये एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, लेकिन ये एनर्जी ऑसिलेट होती है। एनर्जी क्या होगी? ऑसिलेट होगी। एनर्जी विल ऑसिलेट। किस तरह से देखना, एनर्जी ऑसिलेट हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो ऑसिलेट होगी। जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड विच इज मिनिमम। ओके, समझ रहे हो? अगर पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो इससे उल्टा हो जाएगा फिर। इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, then kinetic energy is minimum and potential energy is maximum. So you need to remember these 3 points: 1, 2 and 3. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So I think we will stop today. Just a minute.